दोस्तों केपीआईटी टेक का शेयर अपने पीक से लगभग 70% के आसपास ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये जो करेक्शन हुई है ये एक टेम्पररी करेक्शन है या केपीआईटी टेक की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुकी है। डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में केपीआईटी टेक के बारे में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो है ये पर्टिकुलर डिस्कशन। जब हम करेंगे तब आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि स्टॉक के प्राइसेस जो गिरते हैं कंपनी के बिजनेस पर उसका एनालिसिस कैसे हमें करना होता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो में जो पर्टिकुलर केपीआईटी टेक है राइट, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डिस्क्लोजर है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से है, यहाँ पे किसी तरह का अगेन रिकमेंडेशन नहीं है। ये दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने को मिले कि प्राइसेस में गिरावट हो रही है तो गिरावट बिजनेस के साथ इम्पैक्टेड है या नहीं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तभी हमें समझ में आएगा कि हमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप हमारी पोर्टफोलियो में देख सकते हैं केपीआईटी टेक 58, मात्र 58 का एवरेज बाइंग कॉस्ट था। यहाँ पे अभी भी इतनी 70% की गिरावट के बाद भी 853% के आसपास का ओवरऑल रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इन्वेस्टमेंट में इमोशंस काम नहीं आते। यहाँ पे आपको क्लियरली ये समझने और सीखने को मिल रहा है राइट। इमोशनल एनालिसिस ना करते हुए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। अब केपीआईटी के ओवरऑल बिजनेस को समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि केपीआईटी का बिजनेस क्या है। देखिए मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ये समझते होंगे कि केपीआईटी एक ट्रिवियल आईटी कंपनी की तरह है, यानी कि जो हमारी इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ये सब कंपनियां आईटी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ओईएम्स को, उसकी तरह है। तो मोर ओवर ये एक तरह से कंप्लीट आईटी कंपनी हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं से टारगेट कर रही है। अब ध्यान दीजिए, तो केपीआईटी इज री इमेजिनिंग द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी एंड मोस्टली ये जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इनका जो एक्सपर्टीज है राइट, वो है व्हीकल्स के लिए नेटवर्क एंड मिडिलवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसके तहत क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट हो गया, या व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन हो गया, या वर्चुअल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है राइट, कहीं ना कहीं से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे ऑटोमोटिव जो ओवरऑल सेक्टर है राइट, उसमें एक मैसिव शिफ्ट हमें देखने को मिला है। मैसिव शिफ्ट इन द सेंस कि मोस्टली जो व्हीकल्स हैं आने वाले समय में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे में जो कंपनियां इन पे काम कर रही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनका बिजनेस कैसे इंपैक्ट होगा आने वाले समय के लिए, इसकी केस स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे केपीआईटी टेक का रिसेंट क्वार्टर के हम जो नए ऑर्डर बुक्स हैं, ऑर्डर्स इन द सेंस कि इनके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं नई कंपनियों के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली ये व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी जो हैं उनसे कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स लेते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में एआई की वजह से मोस्ट ऑफ द आईटी सर्विस प्रोवाइड कंपनी जो हैं जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, विप्रो, इन सब कंपनियों को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसी कंपनी जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ऐसी कंपनी के लिए चैलेंजेस थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि जो केपीआईटी टेक है राइट, उसका बिजनेस डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज पर, ना कि आईटी आउटसोर्सिंग टाइप ऑफ बिजनेस पर। बट यहाँ पे वही सबसे बड़ा सवाल फिर से आ जाता है कि 70% की करेक्शन यहाँ पे क्यों। ऐसे में देखिए, स्टॉक के गिरने का पीछे एक रीजन नहीं होता है, कई सारे कारण होते हैं और उन कारणों से एक कारण हो सकता है वैल्यूएशन का कारण। जनरली जब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि अर्निंग्स उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाती, लेकिन प्राइसेस जब ग्रो कर जाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में टेक्निकल्स हमें देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो करेक्शंस हुई है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमको, उन पॉइंट्स पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। एंड इसके साथ ही साथ हमें स्टडी करनी चाहिए कि इनकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या इंटैक्ट है या नहीं, कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइसेस गिर रहे होते हैं बट सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं से बढ़ रही होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं से आईटी का ओवरऑल जो सेंटीमेंट है
वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आईटी का नेगेटिव सेंटिमेंट आईटी कंपनियों जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनियों में हमें पिछले कई महीनों से बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लॉड हो गया, एंथ्रोपिक का, चैट जीपीटी हो गया, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा हमें करेक्शंस देखने को मिले। वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब नेगेटिव सेंटिमेंट होते हैं मार्केट में तो ओवरऑल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमें ध्यान देके चलना चाहिए कि जस्ट प्राइस देखकर हमें डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब केपीआईटी टेक के फंडामेंटल्स अगर हम देख लें तो फंडामेंटल से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% का है, डिविडेंड यील्ड 1.54% है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.24 का है यहाँ पे, पेट्रोस की स्कोर हालांकि 4 का है, बट सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पिछले 7 सालों की 40% के आसपास रही। ये मैटर करता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो कर रही है, प्राइसेस में गिरावट होती भी है, तो ऐसे सिचुएशंस में जनरली मोर ओवर सेंटीमेंट ड्रिवन काइंड ऑफ गिरावट होती है, यानी कि करेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 के आसपास आ चुका है एंड पीजी रेशियो 1 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। तो जब पीजी रेशियो 1 के नीचे जाता है तो ऐसे में कंपनी अंडर वैल्यूड कैटेगरी में पहुंच जाती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने देखा है कि 20 के नीचे जाता है, 15 के नीचे जाता है, तो ऐसे में कंपनी अंडर वैल्यूड सेगमेंट में पहुंच जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अब देखिए सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं से कोरिलेट कर पाएंगे कि प्राइसेस में गिरावट हुई है, सेल्स बढ़ा है या कम हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है कम हुई है, फंडामेंटल्स डिग्रेड तो नहीं हुए हैं। तो फंडामेंटल्स हमने देखा है यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के, राइट। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें 2019 में तो 641 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का सेल्स था, 55 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2022 आते आते 2400 करोड़ का यहाँ पे 4 गुना यहाँ पे ग्रोथ हुआ सेल्स में एंड करीब करीब 5 गुना यहाँ पे ग्रोथ हुआ प्रॉफिटेबिलिटी में। 2024 में ये जस्ट डबल हो गया सेल्स, यानी कि 2 गुना यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हुई एंड ये एक तरह से डबल हो गया, यानी कि 2 गुना यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ हमें देखने को मिली। अब 2024 से 2026 का अगर हम डाटा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा होगा। 2024 में करीब करीब 1-1.5 गुना के आसपास यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हुई है एंड यहाँ पे करीब करीब 1-1.25 गुना के आसपास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ देखने को मिली। तो ईयर ऑन ईयर कोई ऐसी बात यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाए प्राइस में। प्राइस क्यों गिरा है, आई थिंक अब आपको यहाँ पे चीज़ें को रिलेट करने में मदद मिल रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो रीसेंट लास्ट कुछ क्वार्टर्स के अगर हम रिजल्ट देखें तो सितंबर 2025 में देखिए 1500 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 170 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 1600 करोड़ का दिसंबर 2025 में सेल्स था, 133 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था एंड 1700 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स एंड 163 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट। तो 2023 के बाद से देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ हुई है, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो सितंबर 2023 में 40% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 21% के आसपास पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 37-38% के आसपास FIs एंड DIs हमें देखने को मिल रहे थे। जून 2024 में क्या हुआ, 40% के आसपास प्रोमोटर्स, 20% के आसपास हो गए पब्लिक और यहाँ पे बढ़ गई 39-40% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिले। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं, राइट, उन्होंने अपने शेयर्स निकाले हैं। 38% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 24% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो FIIs हैं, FIIs कम हुए हैं लेकिन DIs थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। यहाँ पे थोड़े बहुत DIs भी कम होते हुए दिखाई दिए। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे देखें तो अभी भी ये 70% की गिरावट होने के बावजूद भी जैसा हम बने हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं से FIs एंड DIs भी बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जस्ट प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती है। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको जरूर चेक किया करिए। नंबर 1, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं। नंबर 2, प्रॉफिट मार्जिन्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं। नंबर 3, कंपनी के पास नए ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। नंबर 4, कंपनी की ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या कहती है। कमेंट्री से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और फ्यूचर में उनके क्या प्लान्स हैं। एंड 5वां पॉइंट आता है वैल्यूएशन, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशंस कैसी। अब आप एक सर्टेन प्राइस पे वैल्यूएशंस जब हाई होंगी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ से जो है करेक्शन होगी या नहीं, कमेंट करके अब आप बताइए। ठीक,
चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं केपीआईटी टेक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो वाले सेक्शन में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है आपको समझ में आएगी। जब भी कोई कंपनी मल्टीबैगर बनने की राह पर होती है, मल्टीबैगर का मतलब कि मान लीजिए किसी का शेयर प्राइस 10 रुपये का है, उसका शेयर प्राइस पहुंच गया 500 रुपये, यानी कि 50 गुना 50x। ठीक, अब यहाँ पे मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये होगी या वो होगी, ये इस वीडियो से आपको वो समझाने की कोशिश है, इस एग्जाम्पल से। तो केपीआईटी टेक का हमने चार्ट ले लिया है, 1 मंथ का कैंडल लगा दिया। 115 रुपये का प्राइस था जब ये चेंजेज हुए थे इसमें केपीआईटी में, एंड 2019 की बात है, ये 2018-19 की बात है। उसके बाद 2020 में जब लॉकडाउन्स हुए थे तब 37 रुपये का प्राइस आ चुका था। तो 115 माइनस 37 कितना गिरावट होती है। अब कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 115 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100, 67% की गिरावट। तो पहली बार जब गिरावट हुई थी 67% की हुई थी। अब यहाँ पे आप एक और सेक्शन देखेंगे तो प्राइस 790 का था 2022 में, 3 जनवरी 2022, 790 ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मई 2022 में प्राइस 445, तो 790 माइनस 445, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 345 का डिफरेंस। तो 790 इंटू 100 अगर मैं करता हूँ तो करीब करीब 44% की गिरावट। तो ये जो करेक्शन हुई थी राइट, ये करेक्शन करीब 70% के आसपास की थी, ये करेक्शन करीब यहाँ पे 44% के आसपास की थी। तो कंपनी में 2 बार हमें करेक्शंस देखने को मिले 2022 तक राइट। अब यहाँ पे 40 रुपये पे इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 40 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया गया, 790 पे पहुंचा, 790 से 445 पे आ गया। तो ये 20 टाइम्स हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट। गिरावट के बाद 45% की गिरावट के बाद भी ये अभी भी यहाँ पे देखे तो 11 टाइम्स के आसपास है। तो ये जो चीज़ है राइट कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ये मैटर नहीं करता है, कितने लंबे समय के लिए करना है, फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हुए करना है, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक करते हुए करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो कि हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। सो यहाँ पर केपीआईटी टेक का शेयर करेक्शन में जरूर है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग से पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि प्राइस और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सो कभी कभी बिजनेस स्ट्रांग होते हुए भी प्राइसेस सेंटीमेंट्स की वजह से गिर सकते हैं, एंड वहीं पे कभी कभी बिजनेस वीकर होता है बट स्टॉक प्राइसेस कहीं ना कहीं से स्ट्रांग दिखने लगते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं दोनों के एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो ये सब एनालिसिस के बाद आपको क्या लगता है कि ये केपीआईटी टेक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, यहाँ पे कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट जरूर करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।